नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी टाइम चैनल में। मैं आप सबको पढ़ा रही थी टेंस। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस मीन्स काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 इनके प्रकार हैं और यहाँ पर इन तीनों के नाम लिखे गए हैं। इन तीनों के 4 भाग होते हैं। एक बार हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं, फिर भी देख लें एक बार और। इन तीनों के 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों को इस तरीके से बांटा गया है कि एक बार अगर हम उन्हें समझ लेते हैं और अगर आप लिखते हुए समझते हैं तो आपको फिर दोबारा कभी याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए इन तीनों के 4 भागों के नाम एक बार देखते हैं। देखिए टेंस हमारे 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट के 4 भागों को एरो द्वारा दर्शाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके के नंबर 1 का प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट का हम देखते हैं। पास्ट आपका यहाँ पे मैंने पास्ट का फिगर बनाया है, एरो द्वारा दर्शाया। आप देखिए पास्ट का पहला एरो पास्ट इंडेफिनिट पे गया है, पास्ट कंटीन्यूअस पे गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे गया है। और फिर नंबर 4 आपका फ्यूचर आ जाता है। अब आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा। चलिए नंबर 3 देखते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी इन्हीं के नामों से, सिर्फ इनके नाम क्या है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए एरो द्वारा आपने समझ लिया। अब एक बार इन चारों के नाम देख लेते हैं दूसरे फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैंने पहले आपको एरो द्वारा बताया कि जिससे आपको समझ में आ जाए ये 3 टेंस होते हैं और इन तीनों के सेम नाम होते हैं। देखिए यहाँ भी सेम चल रहा है वही 4, यहाँ भी सेम चल रहा है वही 4, वही, और ये सिर्फ 3 मात्र हैं। इन तीनों के आगे बस जो जिसके लिए आप कर रहे हैं प्रेजेंट का बना रहे हैं तो प्रेजेंट के साथ जोड़ दिए, पास्ट का बना रहे हैं पास्ट के साथ जोड़ दिए, परफेक्ट फ्यूचर का बना रहे हैं तो फ्यूचर के साथ जोड़ देते। तो देखिए वही चीज़ मैंने एक बार फिर से समझाई। टेंस है, टेंस मीन्स काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट का आपने इंडेफिनिट पढ़ा था, तो यहाँ भी प्रेजेंट का आपको इंडेफिनिट मिल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का आपने इंडेफिनिट पढ़ा था, तो पास्ट के नीचे जस्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट मिल गया। फ्यूचर का भी आपने इंडेफिनिट पढ़ा था, तो यहाँ भी आपके लिए फ्यूचर का इंडेफिनिट मिल रहा है। तो यहाँ एरो से था, यहाँ पे आपको सामने तालिका में दिखाया गया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से आपको प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और ऐसे पास्ट का, इसी तरीके से आपको फ्यूचर का जैसे लिखा गया यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये टोटल 12 हैं। इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इतने भी कठिन या हार्ड नहीं हैं आपके लिए, इतनी समस्याओं में नहीं बनाए गए हैं कि आपको याद ना हो। बस आपको एक बार स्वयं से लिखने की ज़रूरत है। लिखना ना हो तो एक बार आप ध्यानपूर्वक, 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और समझिए। फिर उसके बाद आपको कभी टेंस में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपने नाम देख लिया, प्रकार देख लिए, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम है इनके। अब आप एक एक को मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी और आप एक एक को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए आगे। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलिए शुरू करते हैं।
प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ाने से पहले आपको एक सुविधा करना चाहती हूँ। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ाने से पहले आपको एक सुविधा करना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसके बिना टेंस नहीं समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप इसके बारे में सुने होंगे। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन नामों को ज़रूर सुना होगा। अगर आप कभी भी ग्रामर को देखे होंगे, टेंस को सुने होंगे, आप पढ़ाई करते हैं तो आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जानते हैं। तो इनका बड़ा रोल है टेंस में। इनके बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट मीन्स होता कर्ता, यानी मैं, जैसे मैं पढ़ा रही, मैं हुई, सीता, गीता, तुम आदि। ऑब्जेक्ट वस्तु होता है जिस पे कर्ता या फिर मैं, आप, तुम जो कार्य कर रहे हैं। वर्ब क्रिया होती, क्या कार्य कर रहे हैं, जिस मतलब वस्तु पर क्या कार्य कर रहे हैं। वर्ब मीन्स क्रिया या काम, और मीन्स क्रिया या काम। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। एक बार फिर से पढ़िए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं और फुटबॉल है, खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। चलिए, ये तीन नाम आप सुने होंगे, ये चीज़ आप जानते हैं कि आई प्ले फुटबॉल में क्या, कि वर्ब। देखिए वर्ब, क्रिया को हम हिंदी में काम भी बोलते हैं। वर्ब को क्रिया, क्रिया को काम भी बोलते हैं। अब मैं एग्जाम्पल को एक बार देखती हूँ। देखिए यहाँ पर आई यानी मैं, आई यानी मैं क्या है, सब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्ट में लिखा था आई यानी मैं सब्जेक्ट है आपका। प्ले आपका क्या है, प्ले आपने लिखा, प्ले मतलब क्या होता है, करना, कार्य। प्ले आपका कार्य है, क्रिया है, वर्ब है। और फिर उसके बाद ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्रिया यानी वर्ब। और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वस्तु कहाँ लिखी गई है, ऑब्जेक्ट पे वस्तु लिखी गई। इसमें मैं फुटबॉल खेलता हूँ यानी आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल में ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है, आप कॉमन से समझ सकते हैं। वस्तु प्ले नहीं हुआ, आई नहीं हुआ, तो यानी वस्तु आपका फुटबॉल हुआ। तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट होता है। चलिए एक बार ऐसे लिखकर समझ लेते हैं। ये हुआ आपका सब्जेक्ट। आपका नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आप प्ले देखते हैं। प्ले आपका क्या हुआ, क्रिया हुआ, वर्ब। चलिए ये वर्ब आपका क्लियर हो गया। अब आपने फुटबॉल देखा, फुटबॉल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है वस्तु। आपका गेंद जो फुटबॉल खेलते हैं वो क्या है, फुटबॉल आपका, फुटबॉल गेंद यानी वस्तु ही है आपका। ये तीनों क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि आई प्ले फुटबॉल में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में सुना ही होगा। वर्ब कहाँ आपका, यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। देखिए हमारे पास वाक्य क्या था, हमारे पास वाक्य था मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें जो प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मान लो कि हमारे पास इसकी जगह दूसरा वाक्य है। यहाँ पर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म है। और मान लीजिए हमारे पास मैं फुटबॉल खेलता हूँ की जगह पे दूसरा वाक्य है। जैसे कि देखते हैं, दूसरा वाक्य है कि मैं फुटबॉल खेलता था। खेलता हूँ से अब हो गया खेलता था, ये दूसरा वाक्य हो गया। आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। वहाँ आपने प्ले लिखा था और यहाँ पे आपने प्लेड लिखा है। देखिए प्ले लिखा था, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म था और फिर प्लेड लिख दिया आपने। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्लेड ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये प्लेड हो गया यहाँ पर। अब एक बार फिर से समझिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये बहुत ज़रूरी थे सेंटेंस के लिए, इसे आपने समझ लिया। टेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मीन्स काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, ये आपने जान लिया। इनके 4 भाग होते हैं, इसे आपने देख लिया।
और इस वाक्य में सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सिर्फ प्ले को प्लेट कर दिया गया है। इसे आपने समझ लिया। अब टेंस के इन 3 भागों के चारों भाग में से ये हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखिए ध्यान से। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। इसी तीनों को एक काम बनाते हुए और कुछ इम्पोर्टेंट रूल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद ये आपका भाग कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये तीनों को जब हम समझ लेंगे और इसके रूल्स को समझ लेंगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 वाक्य आपके सामने रख दिए हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव है। और जब कह दिया कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ तो यानी निगेटिव हो गया। और फिर उसके बाद क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसमें आप जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न किया जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव है। चलिए, अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। आई इसमें सब्जेक्ट है। अब आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु आपका बुक है, और रीड यानी क्रिया, कार्य आप जो कर रहे हैं, ये आपका रीड वर्ब, रीड यहाँ पे वर्ब हो गया। दूसरा निगेटिव में है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। जहाँ शब्द नहीं आ गया वाक्य में, वो चाहे किसी भी टेंस का हो, वो निगेटिव टेंस उसका होगा। आई डू नॉट रीड बुक। यहाँ पे डू नॉट क्यों आया, इसे हम जब रूल समझाएंगे तब समझते हैं। पहले इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखिए, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक। इंट्रोगेटिव है तो डू आई रीड बुक। अब ये डू पहले क्यों आया, ये डू पहले क्यों आया, इसे आप समझिए। देखिए, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के वाक्य जब आपके सेंटेंस में, जब आपके वाक्य में आएंगे, तब इसमें डू या डज जो भी आप प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या, कब, कहाँ, कैसे में कौन सा शब्द आया, क्या आया, तो क्या के आगे पहले लिखा गया डू। डज कब लगेगा, डू या डज लगता है, डू या डज कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है। देखिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट। यहाँ पे आई था, आई आपका प्लूरल है, आई आपका प्लूरल है। अगर इसकी आई की जगह पे ही, सी, इट होता तो यहाँ पे डज लग जाता, तो आप लिखते डज ही, मान लीजिए यहाँ पे ही है, डज ही रीड बुक। उसी तरीके से यहाँ पे प्लूरल था तो डू आई रीड बुक, ये आपका इंट्रोगेटिव था। अब इसमें देख लीजिए नंबर 2 में इसका डू क्यों आया, ये आपने समझ लिया। निगेटिव में डू नॉट क्यों आया है, इसे भी आप समझिए। इसे मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब नियम चालू हो चुके हैं तो आप समझिए इसमें निगेटिव के डू नॉट क्यों आया है। देखिए, अगर यहाँ पे आई की जगह सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ पे आपने कहा आपको सिंगुलर नाउन है तो डू या डज का प्रयोग होता, आपने यहाँ पे आई था तो सेम यही चीज़ इसमें भी है। अगर यहाँ आई की जगह पे सिंगुलर नाउन ही, सी, इट होता तो आपका डज हो जाता, लेकिन आई है यानी प्लूरल नाउन है तो आप डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब जब हमने इसका डू क्यों आया पहले इसको समझ लिया और इसमें डू नॉट क्यों आया इसको समझ लिया, तो चलिए इस अफर्मेटिव के सिंपल से सेंटेंस को क्यों छोड़ते हैं, इसमें भी एक नियम है, इसमें भी एक नियम है। या आप सेंटेंस को आसान या सहज मत समझिए। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, इसमें आपका सब्जेक्ट क्लियर है,
ऑब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब क्लियर है। देखिए जब सिंगुलर या प्लूरल, ये आपने समझा है, अभी सुना भी है, इसमें आपका आई क्या है, प्लूरल है। आई प्लूरल, अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही सी इट होता तो वर्ब यानी वर्ब के साथ यस या ई एस जोड़ जाता। जैसे मान लीजिए ही रीड बुक, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा ही रीड बुक, यहाँ पे आपका वही वाक्य है, बस यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का है, यहाँ पे आई से ही हो गया, ही रीड बुक। जब भी आपका सिंगुलर नाउन चलेगा तो आपका ही रीड में यहाँ पे आपके वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाएगा। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज, देखिए गो का गोज़ में एस ई एस यहाँ पे लगा, यहाँ पे आपको ई एस लगा हुआ मिला, यहाँ पर आपको एस मिला। ये आपके अफर्मेटिव के नियम है। और डू नॉट, डज नॉट, सिंगुलर प्लूरल का, इसमें आपको नेगेटिव में मिला। डू पहले क्यों आया, सब्जेक्ट के पहले हमेशा डू या डज का प्रयोग होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक एक बार और वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके तीनों नियम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों के साथ समझे कि ई एस, एस या ई एस कैसे लग रहा है। सिंगुलर प्लूरल में डू और डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग हो रहा है, डू क्यों पहले आ रहा है। चलिए लास्ट के दो नियम और समझ लेते हैं कि अगर कोई भी वाक्य हु से प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हु गोज़ टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है, कॉलेज कौन जाता है। अच्छा इसको आप बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। ये इसमें हु गोज़ टू कॉलेज, इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कॉलेज कौन जाता है, तो ये पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और फिर उसके बाद हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा है, ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने डू या डज का प्रयोग करना का बताया था सब्जेक्ट के पहले। अगर प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल आई था तो डू का प्रयोग हुआ, प्लूरल ही होता तो हम डज का प्रयोग करते। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अगर वाक्य, अगर सेंटेंस हु के साथ प्रारंभ हो रहा है तो हम इसमें प्रश्न पूछ भी रहे हैं, लेकिन हम इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक बात आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, सुनिए कि अगर डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब से एस या ई एस हट जाता है। डू या डज, देखिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है तो यहाँ एस या ई एस नहीं लगा है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। आपने इसके नियम देख लिए, इसके आफ्टर डू नियम देख लिए, सिंगुलर प्लूरल कहाँ यूज होगा ये सब देख लिए। ये भाग आपका यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम हो चुका है या कोई काम ख़त्म हो चुका है बीते हुए समय में, उस काम को बताते हैं। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि इस टेंस के अंदर आप सबसे पहले रूल समझ लीजिए। रूल्स के साथ एग्जाम्पल देते हुए समझाएंगे। टेंस का पहला नियम यह है कि सकारात्मक वाक्य में यानी अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और इसमें भी एक चीज़ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके पास अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। यही चीज़ सेम पास्ट इंडेफिनिट में भी वाक्य सेंटेंस चलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस चलेंगे। आपका यही तीनों
फ्यूचर इंडेफिनिट में भी रहेंगे कि फ्यूचर में भी आपका यही तीनों चलेंगे। इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट रूल होंगे। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये तीनों सेंटेंस पढ़े। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाया और समझा। सेम यही प्रोसेस इसमें भी है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। अब देखिए, मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। वह आपका जो वर्ब होगा उसमें सेकेंड फॉर्म चलेगी। स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म है और स्पोक इसमें सेकेंड फॉर्म है। चलिए, इसका हम निगेटिव वाक्य देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया और आपका नहीं की वजह से डिड नॉट लगा। अच्छा, नॉट तो सही है, डिड क्यों लगा? निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ जुड़ता है कैसे भी सब्जेक्ट हो, कैसे भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। जब डिड नॉट लग गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल गई। कैसे भी सब्जेक्ट हो, जब डिड नॉट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यू है, आई हो जाए, ही है, सी है, कुछ भी है, अगर डिड नॉट लग गया तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म था स्पोक, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। ये पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में स्पीक हो गया। अब इसी का हम चलिए प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या तुम हिंदी बोलते थे? क्या तुम हिंदी बोलते थे? डिड यू स्पीक हिंदी? डिड यू स्पीक हिंदी? यहाँ डिड पहले आ गया। देखिए, यहाँ पर डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप पढ़ रहे थे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब पहले पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आता था तो प्लूरल और सिंगुलर का रहता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो डू या डज का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर भी एक नियम है, समझिए, ये आपका पास्ट प्रेजेंट का था, आप पास्ट का पढ़ रहे हैं। पास्ट में डिड यू स्पीक हिंदी है, उसमें सिंगुलर या प्लूरल का एक्सक्यूज था। इसमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं, यहाँ पे अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए, डिड यू स्पीक, स्पीक क्या था? स्पोक। स्पोक इसमें कहा गया कि सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, स्पोक लगा है। यहाँ पे क्योंकि डिड नहीं लगा है। अब नेगेटिव दूसरा वाला था तो यहाँ पे डिड लग गया था, इसलिए स्पीक हो गया। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट के पहले आएगा और फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस की तरह, और डिड लगते ही इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब की, स्पीक ही रहेगा, स्पोक नहीं रहेगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हु के नियम पढ़े थे, इसमें भी हु के नियम। हु वेंट टू कॉलेज, देखिए हु वेंट टू कॉलेज। अब जब यहाँ डिड नहीं आया है प्रश्नवाचक वाक्य होने पर भी, तो फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म बदल गई। वेंट फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में बदल गई, वेंट हो गया। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म देखिए, गो वेंट गॉन, ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में बदल गई। अब ये हमारा भाग कंप्लीट होता है। आपने पास्ट इंडेफिनिट में देखा कि ये 3 एग्जाम्पल अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनके वाक्य देखे कि अगर आप पास्ट के अफर्मेटिव का रहेगा तो इसमें यू स्पोक यानी अफर्मेटिव में आपका सेकेंड फॉर्म चलेगा वर्ब के साथ, और फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि डिड जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक हिंदी, स्पोक नहीं लगाया गया। और हु के साथ अगर हु लगा है तो आपका सेकेंड फॉर्म चलेगा वर्ब की। चलिए, अब आपको हम आगे
फ्यूचर इंडेफिनिट में ले चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यही तीनों सेंटेंस चलेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही तीनों थे, पास्ट इंडेफिनिट में भी यही तीनों थे, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपके यही तीनों रहेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल, चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट को हम देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। आप हिंदी बोलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि देखिए, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझ लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है कि भविष्य में होने वाले किसी भी काम को बताया जाता है, किसी भी कार्य को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाक्य मेरे लिए, आपके लिए, आप हिंदी बोलेंगे, ये फ्यूचर में बताया जा रहा है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कह दिए कि मुझे नहीं आता है हिंदी, तो उसने कहा कि आप हिंदी बोलेंगे। अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, आप मेरे साथ आगे बात करेंगे तो आप हिंदी बोलना सीख जाएंगे, तो आप हिंदी बोलेंगे। उसी तरीके से आप हिंदी, यू विल स्पीक हिंदी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसी का निगेटिव देखते हैं, आप हिंदी नहीं बोलेंगे। नहीं शब्द लग यानी नॉट, यानी ये निगेटिव है। जिस जगह नॉट यानी नहीं हुआ वो निगेटिव सेंटेंस हो जाए। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पर विल का कार्य, यहाँ पे विल लगता है। जैसे वहाँ पे हमने डू देखा, डज देखा, तो उसी तरीके से फ्यूचर में आपको विल लगा हुआ मिलेगा। और फिर उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्या तुम हिंदी बोलोगे। मैंने आपसे पूछा क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे विल आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले लगा इंट्रोगेटिव में। जैसे उसमें भी आपने देखा था, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लगती है, विल यहाँ पे पहले लग गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान है कि विल लगा हुआ आपको मिलेगा और आप में सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। चलिए, आपका हो गया। आज आपकी क्लास समाप्त होती है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके चार भाग थे। चारों में से पहला वाला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़े और इसके नियम को पढ़े। फिर उसके बाद आपने पास्ट के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट के बाद पास्ट में पढ़ा। पास्ट में आपने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा और हु के साथ इसके नियम पढ़े। फिर उसके बाद आपने फ्यूचर पढ़ा, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके नियम, जैसे विल का यूज हुआ और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। तो आपकी ये तीनों कंप्लीट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके आगे आपको अगले पार्ट में मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए।